ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या था कि हम लोग लास्ट लेक्चर में मैनोमीटर्स के क्वेश्चन कर चुके थे, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम अपना फर्स्ट यूनिट लेके चल रहे हैं, उस फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने ऐसा नहीं कि ओनली फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी। तो आप ये मत बोला कि सर आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की बस फर्स्ट यूनिट चल रही है, क्योंकि मैं आपके 4 टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे यार दो अगर हम देखें तो हमने मोटा मोटा बहुत 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, और वो 2 टॉपिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब जो मेरे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स है वो तो मुझे लग रहा है 3-4 दिन के 3 लेक्चर्स के या 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये मान के चलो आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने बहुत अच्छा एक बेसिक पोर्शन कवर कर लोगे आप। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ लिया, हमने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ लिया। अब हमें थर्ड टॉपिक क्या पढ़ना है? थर्ड टॉपिक हमें पढ़ना है बायंसी। हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना है आपका बायंसी। अब देखो जो हमारे टॉपिक्स छूटे हुए हैं, जैसे बायंसी है आपका, है ना, और आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है, इसमें ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक चीज की डिमांड बहुत ही ज्यादा आ रही है। बच्चों ने मुझे 2 चीजों के लिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे 2 चीजों के लिए एक डेडलाइन दे दी है। सर मार्च तक आप हमें एक तो एफएम कंप्लीट करा के दोगे, और इरिगेशन में हमने इरिगेशन कर लिया, बट इरिगेशन में हमारे थोड़े बहुत टॉपिक्स बच रहे हैं। और इरिगेशन बच्चों ने बोला सर मार्च तक आप ही प्लीज करा दो, तो मैं तो आपको बोलता प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है यार, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यार, है ना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो देखो, और ये एक स्टूडेंट ने नहीं बोला है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से बोल दिया। तो मेरी जो मार्च तक प्रायोरिटी होगी वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को 100% कंप्लीट करने की होगी। और बच्चे पूछते हैं कि सर आपका स्टेज 2 आप कब तक कंप्लीट करा दोगे? इस साल सब कुछ कंप्लीट, आपका इस साल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। इस साल सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा मैं, आपका कुछ भी नहीं बचने वाला आपके पास। ठीक है, तो अगर हम बायंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये टॉपिक एफएम की जो मेरे जब 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम मान के चलो आपको 40% सिलेबस एफएम का कंप्लीट। इन 4 यूनिट्स में ही एफएम का 40% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी हाँ 60% एफएम का बचता है। इरिगेशन में हमारा ज्यादा नहीं बचा, तो इरिगेशन तो जल्दी हो जाएगा। तो दैट मींस मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 4 टॉपिक के बाद मुझे इरिगेशन लेना ही पड़ेगा। थोड़ा यार देखो, इरिगेशन भी करना ही है ना, तो ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, चालू करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है छोटा है, वो है आपका बायंसी। और आपको अच्छी तरीके से पता है बायंसी क्या होता है। देखो जी, मेरा एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि सर आप बोलते हो कोई भी किताब आपको छोड़नी नहीं है, कोई भी किताब आपको टच नहीं करनी है। वो तभी पॉसिबल होगा, वो तभी पॉसिबल है जब मैं आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊं। तो दैट मींस अभी मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीडीएफ में नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बायंसी के हैं, बट बायंसी के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करा सकता, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है जो मैं आपको आज आधे घंटे के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जो मैं आपको आज आधे घंटे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो आप पूरा ये क्वेश्चंस कवर करोगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बायंसी होता क्या है यार? सिंपल सी बात है, बायंसी क्या होता है? आपने देखा होगा पानी की टॉप सरफेस के ऊपर, हम तो पानी की टॉप सरफेस में देख सकते हैं, पानी की टॉप सरफेस के ऊपर बहुत सारी चीजें तैरती हैं, बहुत सारी चीजें फ्लोट करती है, तैरती हैं। ठीक है, जैसे हम देखें जो बोट होती है हमारी, थोड़ा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। जो बोट होती है हमारी, बोट होती क्या होती है हमारी? तैरती है। अब बोट हमारी क्यों तैरती है? वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से तैरती है। और बहुत सारी चीजें तैरती है ना, तो वो जो जिस कॉन्सेप्ट के कारण तैरती है उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है आपका? बायंसी। क्या है आपका? बायंसी। होता क्या है, जब भी कोई चीज पानी के ऊपर, या जब भी कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरती है, तो क्या होता है, जैसे कोई भी, मान लो हम बोट की बात करते हैं, तो बोट अगर हम पानी के ऊपर रखेंगे या पानी के अंदर चलाएंगे, तो बोट अपना एक डाउनवर्ड फोर्स बोट क्या करती है? एक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। बोट क्या करती है? एक डाउनवर्ड फोर्स लगाती है। वहीं पर जब बोट पानी के अंदर चल जाती है, तो पानी भी बोट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायंट फोर्स। दैट मींस आप ध्यान से देखना, कभी भी कोई चीज अगर तैर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि पानी उसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगा रहा है, पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ना। जैसे मान लो ये आपका बोट है, इस तरीके से बोट इसके ऊपर तैर रही है, तो देखिए पानी भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर इमर्स करती है तो पानी उस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, और इस अपवर्ड फोर्स को, ये देखो कोई भी चीज तैरेगी कब, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक बोट है आपकी, मैं टेंशन आता हूं उसको, ये आपका पानी है, ठीक है, बोट का मोटर टेंशन आते हैं, देखना ध्यान से, इसको एक सेकंड को मैं यहाँ बनाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वही उसको टाइम नहीं इतना, वही कर लेते हैं, ठीक है। पानी में ट्यूशन आ गया, ये आपकी बोट है। तो अगर आप देखोगे ऐसा तो नहीं है कि बोट का टॉप, ऐसा तो नहीं है कि बोट का जो बॉटम है वो पानी के ऊपर होता है, बोट का जो बॉटम होता है वो पानी के अंदर इमर्ज होता है, पानी के अंदर इमर्ज हो जाता है। बोट का कुछ पोर्शन पानी के ऊपर रहता है, बोट का कुछ पोर्शन पानी के अंदर रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा तो नहीं है कि भाई जो टॉप सर्फेस है पानी की, बोट उसके ऊपर रहती है, बोट थोड़ी उसके अंदर घुसती भी है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि पानी भी जैसे बोट ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, बोट ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, तो पानी भी एज अ रिएक्शन, हमने तो भाई न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इस बोट में इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई मान लो डाउनवर्ड फोर्स लगा, तो नीचे से कोई ना कोई फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, तभी तो ये बोट तैर रही है। अगर मान लो ये फोर्स अगर ज्यादा हो जाए, जो बोट का खुद का वेट है या फोर्स है, अगर वो इस बाइंड फोर्स से अगर ज्यादा हो जाएगा तो बोट आपकी डूब जाएगी। कहानी ध्यान से रखना, दैट मींस बोट का जो खुद का वेट है और पानी ने जो रिएक्शन डेवलप करी, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल होगी, तभी बोट तैर रही है, वरना बोट आपकी डूब जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब बोट का कुछ पोर्शन पानी के अंदर भी गया है, देखो ये वाला बोट का पोर्शन पानी के अंदर भी गया है, और जब बोट का ये वाला पोर्शन पानी के अंदर गया है तो इसने उस जगह से पानी को हटा दिया है। बोट का कुछ पोर्शन तो हवा में है, ऊपर है, बोट का कुछ पोर्शन नीचे है, तो बोट का जो पोर्शन नीचे आया होगा, बोट का जो पोर्शन आपके नीचे आया होगा, ऑब्वियसली उसने वहां से पानी को हटा दिया। तो ध्यान रखना, ये जो आपका बाइंड फोर्स होता है, ये जो आपका बाइंड फोर्स होता है, देखो अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बाइंड फोर्स और फोर्स ऑफ बायंसी, और ये बाइंड फोर्स हमेशा किसके पर होगा, जितना भी इस बोट ने पानी के वॉल्यूम को हटा दिया है। कुछ देखो ना, पानी का बोट है, कुछ पोर्शन पानी के अंदर डूब गया तो वहां से पानी हट चुका होगा, एंड दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना पानी बोट ने हटा दिया है, जितना पानी बोट ने हटा दिया है, फोर्स, द बाइंड फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ध्यान से आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस बोट की बात करूं, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको। अगर देखो प्लीज ध्यान से देखना, अगर अब मैं इस बोट की बात करूं तो मैंने क्या बोला, एक तो बोट का खुद का वेट होगा, मान लो डब्ल्यू हम इसको, ये देखो बोट का खुद का वेट, एक सेकंड तो ब्लैक से लिखते हैं भाई, देखो फोर्स है या वेट है, एक तो बोट का खुद का फोर्स या वेट होगा जो कहां पर लग रहा होगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पढ़ लिया है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बहुत ज्यादा आगे चल चुके हैं, तो आपको एटलीस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास या सेंट्रोइड में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखना भाई, जो बोट का सेंट्रोइड है, जो बोट का नेट वेट होगा, जो बोट का टोटल वेट होगा, वो तो उसके सेंट्रोइड पे लग रहा होगा। अब ध्यान से देखना, ये बाइंड फोर्स पता कहां लगता है, ध्यान से देखना, बोट का जो वेट है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और जो हमारा बाइंड फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और ये बाइंड फोर्स पता कहां लगता है, जितना भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला वेट, यहां से पानी हट चुका है, क्योंकि वहां पर बोट का कुछ ना कुछ पोर्शन आ गया है। तो जितना भी, अब देखो होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एक तो बोट का खुद का वेट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लग रहा है, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लग रहा है, तो जितना भी वॉल्यूम आपका हटा है, जितना भी फ्लूइड आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है, उसका जो सेंट्रोइड होगा, जितना भी फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस हुआ है, वहां से हट गया है, वो हम पता लगा सकते हैं ना,
भाई जितना पोर्शन डूबा है उसके एरिया से हम पता लगा सकते हैं, जो एरिया है ना हम उससे पता लगा सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के बाद हम पानी की डेंसिटी, आप समझ रहे हो, अगर आप बोलोगे सर ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे पता लगेगा, भाई देखो जो बोर्ड का पोर्शन डूबा हुआ है उसका आप एरिया निकाल लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो, पानी की डेंसिटी आपको पता है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आप निकाल सकते हो, आप मास निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो, समझ रहे हो, एरिया वॉल्यूम के हेल्प से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आप बोलोगे सर वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे पता लगेगा, इस तरीके से पता लगेगा, वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी निकालो, मास निकालो, वेट निकालो, ठीक है। अब जितना भी वेट डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जितना भी फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी फ्लूइड आपका डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पर लगता है बायंट फोर्स, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां पर लगता है बायंट फोर्स, इस तरीके से। और इस जिस सेंटर पर बायंट फोर्स लगता है, देखो पहली बात तो बायंट फोर्स आपको पता होना चाहिए, क्या मैंने बता दिया, एक सेकंड पानी पी लूंगा। हाँ सर पता है हमें। और जहां पर ये बायंट फोर्स लगता है उसका हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। व्हाट इज सेंटर ऑफ बायंसी? What is center of buoyancy? Where buoyant force act. Where buoyant force act. आप ये मत समझो बिल्कुल भी कि मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, भाई साहब मैं आपके पास रिवीजन ही करा रहा हूँ। डिटेल में अगर मैं आपसे बता देता हूँ, अगर डिटेल में मैं आपको बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मुझे 4 घंटे के लेक्चर चाहिए, 4 से 5 घंटे के। अगर डिटेल में मैं आपको बायंसी पढ़ाऊंगा तो मुझे 4 से 5 घंटे के लेक्चर चाहिए, तब जाकर मैं आपको बायंट फोर्स का टॉपिक कवर करा सकता हूं। बट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसको आधे घंटे या 45 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, हम आधे घंटे 45 मिनट में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है। अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो बायंट फोर्स, दूसरा सेंटर ऑफ बायंसी, हल्का सा रिवीजन कराया। अब आगे टॉपिक डायरेक्ट ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले पानी बना लेते हैं, चलो हम पानी से बना लेते हैं, ठीक है। ये पानी बना दिया आपने, ध्यान से देखना, एक नया टॉपिक और निकल के आ रहा है, एक नया टॉपिक आपके सामने और निकल कर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हमने एक बोर्ड बनाई थी, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। अभी हमने एक बोर्ड बनाई थी, बोर्ड इस तरीके से थी, इस तरीके से, ये आपकी बोर्ड थी, यहाँ पे बोर्ड बना दी। आप देख सकते हो बोर्ड का कुछ पोर्शन पानी के अंदर इमर्स्ड है और पानी के ऊपर कुछ निकला हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी बोर्ड ऐसी है, मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूं, ये एक वर्टिकल लाइन बना दी आपने, ध्यान से देखना। अभी इसी केस को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये सेम केस मैं आपके सामने बना रहा हूं, आपको मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जहां एक था सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, सेंटर ऑफ बायंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और सेंटर ऑफ बायंसी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, बी से। तो अभी आपने देखा जहां पर बायंट फोर्स लगा था ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है जी। अभी इसी केस को कंसीडर करके चलते हैं। तो सर एक पॉइंट तो आया था ऊपर जी और सर एक पॉइंट नीचे आया था बी। अब मान लो आपके सामने तूफान आ गया, अब क्या हुआ, आपके सामने तूफान आ गया, तो तूफान होने से क्या होगा, बोट क्या हो जाएगी आपकी। अब जब आपके सामने तूफान आ जाएगा तो तूफान से क्या होगा, सर तूफान से तो बोट हिलेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तूफान से क्या होगा, तो तूफान से बोट हिलने लग जाएगी आपकी। तो अब हम सोच के रखते हैं कि अब देखना ध्यान से, अभी बोट अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, अगर आप अभी ध्यान से देखोगे तो अभी बोट आपकी नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक। अब बोट मान लो हिल गई, अब इसको टेढ़ा कैसे करूंगा, टेढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा, कैसे करूंगा टेढ़ा, इसको अगर मैंने सीधा तरीके से टेढ़ा कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इस तरफ हम बोर्ड को झुका देते हैं थोड़ी सी, थोड़ा झुकाने की कोशिश करता हूँ मैं बोर्ड को, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, ठीक है ठीक है, ये अब बोर्ड क्या हुई आपकी, थोड़ी सी बिल्कुल सही बनाई है मैंने बोर्ड, मतलब ठीक बनी है, ज्यादा अच्छी तो नहीं बनाई मैंने, पर ठीक है, ध्यान से देखना। अब बोर्ड आपकी टेढ़ी हो गई, बोट आपकी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, बहुत बढ़िया।
ध्यान से देखना, बोट आपकी थोड़ी सी टेढ़ी, यहाँ पर बोट क्या है आपकी सीधी सीधी थी, और अब बोट आपकी क्या हो चुकी है, बोट थोड़ी आपकी टेढ़ी हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, थोड़ा पानी में बना देना अच्छे से। बोट आपकी टेढ़ी हो चुकी है। अब प्रीवियसली अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे प्रीवियसली की बात करूं, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, ये एक्सिस ऐसी थी ना, तो ये एक्सिस भी टेढ़ी हो जाएगी। प्लीज ध्यान से देखना भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो जी और बी की एक नॉर्मल एक्सिस थी, मतलब क्या था, देखो इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सिस। और नॉर्मल एक्सिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हो गई आपकी नॉर्मल एक्सिस इन विच डायरेक्शन बाइंड फोर्स, देखो अगर ये सेंटर ऑफ बायंसी है तो यहां पर बाइंड फोर्स लग रहा होगा, है ना। अगर ये सेंटर ऑफ बायंसी है, और सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, जो भी फ्लूइड का वॉल्यूम, जो भी फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस होता है, उसका जो सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ नहीं होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसको हम सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। और उस फोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बाइंड फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है। तो जिस डायरेक्शन में बाइंड फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। व्हाट इज नॉर्मल एक्सिस, ये नॉर्मल एक्सिस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन विच डायरेक्शन, इन विच एक्सिस, इन विच बाइंड फोर्स एक्ट्स, जिस डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। तो जैसे ये बहुत टेढ़ी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये नॉर्मल एक्सिस भी अब टेढ़ी हो जाएगी, ध्यान से देखना, पहले ये सीधी थी अभी इस तरीके से हो जाएगी, ध्यान से देखना। ठीक है बात है, हाँ सर, देखो ये है प्रीवियस नॉर्मल एक्सिस, अब ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, बोट अब आपकी टेढ़ी हो चुकी है, बोट अब आपकी टेढ़ी हो चुकी है, थोड़ी टिल्टेड हो चुकी है, और जो प्रीवियस आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो क्या था, एक तो ये था जी, और दूसरा पॉइंट था आपके पास बी, दूसरा पॉइंट था आपके पास बी, इस तरीके से, सही बात है। ये प्रीवियस नॉर्मल एक्सिस, जैसे ये बोट टिल्ट होगी, अब देखो ध्यान से क्या होगा, बोट आपकी अब टिल्टेड हो चुकी है, तो इस कारण आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, भाई देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, समझ लो मेरी बात, यहां पर पहले हमने यहां पर सेंटर ऑफ बायंसी हमने क्या करा, हमने सेंटर ऑफ बायंसी क्या करा, उसके जो सिमेट्री के अकॉर्डिंग था उसके सेंटर पे बना दिया। बट अब जब ये बोट आपकी टिल्ट हो चुकी है तो भैया जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो भी चेंज हो गया होगा, और जो आपका सेंटर ऑफ बायंसी है वो भी क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। दैट मींस नाउ द प्रीवियस सेंटर ऑफ बायंसी विल शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन, क्योंकि भाई जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस है, अब देखो जब बोट टेढ़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी चेंज हो जाएगा, जब बोट आपकी टेढ़ी हो जाएगी तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी आपका चेंज हो जाएगा, और जब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका सेंटर ऑफ बायंसी भी चेंज हो जाएगा, और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई देखो जैसे चेंज हो जाएगा तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब अगर हम प्रीवियस को हमने क्या रखा, अब देखो आपका बाइंड फोर्स यहां लग रहा है, अगर अब मैं आपसे बोलूं कि अब आप मुझे नॉर्मल एक्सिस बताओ, व्हाट इज नॉर्मल एक्सिस, इन विच एक्सिस बाइंड फोर्स है। अब बाइंड फोर्स देखो, बाइंड फोर्स तो हमेशा अपवर्ड फोर्स होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन दोनों से होती हुई एक लाइन बना रहा हूं, ये वेरी गुड, तो अब आपकी नॉर्मल एक्सिस शिफ्ट हो चुकी है, दिस इज प्रीवियस नॉर्मल एक्सिस एंड दिस इज लेटेस्ट नॉर्मल एक्सिस। ये आपकी अब नॉर्मल एक्सिस शिफ्ट हो चुकी, क्यों शिफ्ट हो गई भाई साहब, शिफ्ट होगा ना जब वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस ही चेंज हो चुका है, जब आपका वेट ऑफ फ्लूइड ही डिस्प्लेस ही चेंज हो चुका है तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट भी आपके चेंज हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे जो नॉर्मल एक्सिस बनती, एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नॉर्मल एक्सिस पहले आ रही थी, नॉर्मल एक्सिस 1, और अब जो नॉर्मल एक्सिस नई वाली है, नॉर्मल एक्सिस 2, समझ गए सारी बात मेरे ख्याल से, सारा टिपिकल तो है नहीं, इजी सा है, क्योंकि सेंटर ऑफ बायंसी सब आपका, ये जो आप बोलोगे एक सर शिफ्ट क्यों करा, क्योंकि भाई साहब जब आपका वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस ही चेंज हो चुका है बोर्ड के टेढ़े होने के कारण, तो सेंटर ऑफ बायंसी भी शिफ्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप नॉर्मल एक्सिस 1 और नॉर्मल एक्सिस 2 को देखोगे तो ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। जो प्रीवियसली नॉर्मल एक्सिस थी और जो अब नई नॉर्मल एक्सिस आपके सामने बनी है, ये एक नए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम मेटा सेंटर।
मेटा सेंटर। इस नए पॉइंट को, ये जो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिला है, इसको हम बोलेंगे मेटा सेंटर। अब इस मेटा सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसमें एक हाइट सी निकली हुई होती है। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो शिप पलटेगा या नहीं पलटेगा ये सब कुछ इस मेटा सेंटर पर, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर और इस सेंटर ऑफ बायंसी पर। भाई देखो, जो शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो समुद्र के अंदर भाई साहब हिलेंगे। अब हिलने, आप समझने की कोशिश करो, अगर आपने मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट उसमें यूज नहीं करा तो आपका शिप क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और अगर आपने मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट ढंग से यूज करा, अभी कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम देखो वो अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इमर्स्ड बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ इमर्स्ड बॉडीज की जो, अगर आपने किसी बॉडी को ढंग से बनाया हुआ है, आपने मेटा सेंटर को कंसीडर करा हुआ है, आपने सेंटर ऑफ बायंसी को कंसीडर करा हुआ है, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करा हुआ है, तो बॉडी, आपने देखा शिप वापस, शिप क्या होता है? टेढ़ा होकर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। शिप टेढ़ा होकर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। वो सारा कॉन्सेप्ट है इन तीनों के कारण, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेटा सेंटर क्या है, अब आप ध्यान से देखना, मेटा सेंटर जहां पर दोनों नॉर्मल एक्सिस, जहां पर दोनों नॉर्मल एक्सिस आपकी निकलकर, नॉर्मल एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं मेटा सेंटर। और एक चीज और ध्यान रखना, अब एक चीज और देखो, ये रही आपकी, और इस मेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। इस मेटा सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब इस मेटा सेंटर से निकल के आता है नया कॉन्सेप्ट, मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट, व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? मेटा सेंटर, देखो ये चीज ध्यान रखना, देखो मैं आपके सामने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेके एक साथ आ रहा हूं। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है? जो मेटा सेंटर मिला है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मेटा सेंटर है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या मेटा सेंटर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों की, दैट मींस मेटा सेंटर मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेटा सेंटर और मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी एक क्वेश्चन है। व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेटासेंट्रिक हाइट, व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? ये क्वेश्चन है, खुद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो मेटा सेंटर आपको मिला है, दो नॉर्मल एक्सिस के इंटरसेक्शन से, जो मेटा सेंटर आपको मिला है, नॉर्मल एक्सिस, दो नॉर्मल एक्सिस के इंटरसेक्शन, उसको बोलते हैं मेटा सेंटर। और मेटा सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी is metacentric height. So GM और MG, अभी G और MG का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये क्या है, सेंटर ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच क्या है? मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनको भी मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूंगा। इज इक्वल्स टू I अपॉन सबमर्ज वॉल्यूम माइनस BG। अब इसको मैं पूरा समझाता हूं आपको। मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होता है I सबमर्ज वॉल्यूम बाय BG। अब देखो, व्हाट इज I? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब मैंने नीचे एक वॉल्यूम लिया है जिसे मैंने एक डैश सा लगा दिया है, ये वॉल्यूम होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये V अगर आप देखोगे वॉल्यूम को, तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, मैं बताता हूं ये क्या चीज है। ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये वाला, अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम क्या है? पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम क्या है? पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम क्या पानी, देखो ये वाला वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है। अगर आप बोर्ड के ऊपर वाला पोर्शन देखते हो तो बोर्ड के ऊपर वाला पोर्शन पानी के अंदर डूबा हुआ नहीं है, बट अगर आप उसके नीचे देखते हो तो एक वॉल्यूम, कुछ पोर्शन बोर्ड का पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। तो दैट मींस ये क्या होता है? सबमर्ज्ड वॉल्यूम। हम बस इस मेटासेंट्रिक हाइट में उसी वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे जो कि पानी के अंदर सबमर्ज है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, BG। व्हाट इज B? B इज सेंटर ऑफ बायंसी। एंड व्हाट इज G? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देख ध्यान से देखना,
अगर मैं आपसे mg पूछूं, व्हाट इज mg? सर मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है यार, प्लीज ध्यान से देखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट, तो सर जो मेटासेंटर और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। व्हाट इज मेटासेंटर? वो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज मेटासेंटर। ठीक है, अब बीजी क्या है? व्हाट इज बीजी? डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है। तो देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। अब आप थोड़ा लिख लो, मैं भी थोड़ा पहले ढंग से लिख लेता हूं। यहां से एक सेकंड, यहां से लिखना चालू करो उसको। मैं थोड़ा चाय भी पी लेता हूँ यार, सुबह सुबह बनाता हूँ ना तो चाय की और पढ़ लिया मुझे। अरे मैं चाय का बहुत चाय पीता हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, आदत है मुझे चाय की बहुत ज़्यादा। वेट करो, मैं चाय पी के आपको वापस मिलता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा, चलो लिखना है आगे का, इसको मिटा दूँ आगे, चलो ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, आगे पेज दे दूँ। ठीक है, अब देखना, मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी थी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, जब हम छोटे थे, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना चावल हूं, आप मेरे लुक्स पर बिल्कुल मत जाना कि मेरी एज क्या होगी। आप जितने भी मेरे लुक्स से एज सोचे हो ना, उसमें आप 7 साल और ऐड कर दो। आपको मैं जितनी एज का लग रहा हूं ना अभी, उसमें आप 7 साल ऐड कर दो, ठीक है, उतनी एज का मैं हूं, तो मतलब मैं बहुत पुराना चावल हूं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे ज़माने में जो खिलौने होते थे, भाई हमारे ज़माने में खिलौने होते थे, हम कंचे खेलते थे, कंचे। आजकल कोई कंचे नहीं खेलता होगा। और क्या खेलते थे हम? सितोलिया, पत्थर रख देते थे, बॉल मारते थे। सितोलिया तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसे ऐसे गेम्स थे, या फिर एक टांग पे लंगड़ी घोड़ी पर क्या बोलते हैं वो, मतलब ऐसा करते हो और पता नहीं क्या बोलते हैं उस गेम को, मुझे नहीं पता है ना। ये लंगड़ा वर्ड ही बहुत बेकार है, ऐसे बोला है, गेम का नाम ही बहुत गलत वर्ड पे रखा हुआ है। ऐसे किसी की कोई बेचारा हैंडीकैप है, उसके नाम पर गेम भी रखना चाहिए, ठीक है, बेकार ना गेम था, चलो कोई बात नहीं। बट आजकल के बच्चों के अगर आप गेम्स देखोगे तो क्या होता है, आपने देखा होंगे बहुत सारे बच्चों के गेम्स, प्लीज ध्यान से देखना, आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे ही घर में हम लेकर आए थे पेपा पिग। अब पेपा पिग क्या है वो आपको किसी भी बच्चे से आजकल पूछना पेपा पिग क्या होता है, आप किसी भी बच्चे से पूछना पेपा पिग क्या होता है, वो आपको बता देगा पेपा पिग, क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं तो हम तो जानते हैं पेपा पिग क्या होता है, ठीक है। तो उस पेपा पिग की खास बात क्या थी कि आप उसको लात, बच्चे करते हैं, बच्चे तो भाई उसको गिराते हैं, बच्चों से गिरा देते हैं। तो क्या करेगा, जैसे आप पेपा पिग को लात मारोगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मेरी मारी रहा था, बेचारा फट गया, वो हवा का होता है वो, उसके नीचे वेट होता है कुछ, तो मैं पेपा पिग को लात मार रहा था, फट गया वो। बट बच्चे जब मारेंगे तो पेपा पिग गिरता है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। पेपा पिग को जब आप गिराने की कोशिश करोगे, पेपा पिग को जब आप गिराने की कोशिश करोगे तो पेपा पिग पहले गिरेगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं, टॉयज हैं, जिनको आप गिराने की कोशिश करते हो और वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। मेरा टॉपिक उसी से निकल कर आता है, मेरा टॉपिक उसी से निकल कर आता है, गिरे और आ गए। और इस चीज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ इमर्स्ड बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ इमर्स्ड बॉडीज। इसी खिलौने से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसी खिलौने की अगर मैं बात करूं, अभी तो हमने पेपा पिग के बारे में डिस्कस करा, पेपा पिग क्या होता है, गिरता है वापस ऊपर आ जाता है। आजकल के बच्चों के पास ऐसे बहुत सारे खिलौने होते हैं जिनको बच्चे गिराने की कोशिश करते हैं और वो सारे के सारे वापस अपनी पोजीशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। चलो ये तो खिलौनों की बात थी, ये चीजें तो खिलौनों की बात थी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी शिप पर ट्रेवल कर रहे हो, आप किसी शिप पर ट्रेवल कर रहे हो या आप किसी बोट पर ट्रेवल कर रहे हो, आप क्या चाहोगे? समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया, समुद्र में बहुत तेज तूफान आ गया, तूफान आने से शिप क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो अब आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे ना भगवान जल्दी से शिप को सीधा कर दो। भाई धक धक तो दिल की बढ़ी जाती है जब इनकेस
मैं तो आज तक वैसे क्रूज पर गया नहीं, मुझे क्रूज पर जाना है यार, मैं आज तक क्रूज पर गया नहीं, मुझे क्रूज पर जाना है। मैं गया था गोवा यार, गोवा में क्रूज मेरा मिस हो गया, मुझे जाना था गोवा, मतलब जाना था क्रूज, बट गोवा मेरा क्रूज मिस हो गया। तो मैं तो आज तक क्रूज में बैठा ही नहीं हूँ, और बैठना है लाइफ का यार, लाइफ में कुछ चीज़ होती है ना जो हमें करनी है। एक तो आपको पता ही है मुझे टुमारोज लैंड जाना है, अब देखो 4 साल आपके सामने हो गया, आज तक टुमारोज लैंड नहीं गया मैं। जाएंगे जब समय मिलेगा तब टुमारोज लैंड भी जाएंगे। एक काम करता हूँ यार, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया ना 100%, उसके 1 महीना बाद में टुमारोज लैंड चल जाऊंगा यार, बहुत हो गया है ना आपके सामने। पता है जब मैं पढ़ाने आता था शुरुआत में, सोम से स्टार्ट हो रहा था, तब मैंने आपको बताया टुमारोज लैंड मुझे जाना है, मैं आज तक नहीं आता हूँ। जिस दिन आपका कंप्लीट होगा ना उस दिन 1 महीने के अंदर मैं टुमारोज लैंड जाऊँगा। जाएंगे यार, मजे करेंगे टुमारोज लैंड, ठीक है। अब कुछ बच्चों को टुमारोज लैंड पता होगा, कुछ बच्चों को टुमारोज लैंड पता नहीं होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना टुमारोज लैंड क्या होता है। क्योंकि यार मैं पार्टी एनिमल हूँ, मुझे पार्टीज बहुत पसंद है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो पार्टी होती है वो टुमारोज लैंड होता है ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ इमर्स्ड बॉडीज। तो अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, तो अगर हम इसकी बात करें डिस्कस, तो हम अगर शिप में बैठे हैं तो हम चाहेंगे कि शिप अगर टिल्ट हुआ है तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, ठीक है, शिप अपनी वापस पोजीशन पर आ जाए। तो ये सारा का सारा खेल है इक्विलिब्रियम का। ये सारा का सारा खेल किसका है? आपका इक्विलिब्रियम का। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सारी की सारी कहानी देखो मैं आपको बताता हूं, आपको 3 चीजों में एग्जांपल देता हूं। हमने अभी पेपा पिग का एग्जांपल लिया था कि पेपा पिग को बच्चे गिरा देते तो पेपा पिग अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या है, अब जो हमारे घर के बच्चे उनके पास एक खिलौना और है, उसको बोलते हैं बॉलिंग। मैं आपको सारे एग्जांपल आप बच्चों के खिलौनों से बताऊंगा। बॉलिंग क्या होता है? बॉलिंग आपने देखा होगा कि बॉलिंग तो आप लोग जानते होंगे, मोटी सी बॉल लेते हैं और बॉटल्स होती हैं, बहुत सारी बॉटल्स होती हैं, और उस बॉल को हम यूं फेंकते हैं और उन बॉटल्स को गिराते हैं, उस गेम को बोलते हैं बॉलिंग। समझ गए ना बॉलिंग क्या होता है? मैं दिखाऊंगा आपको, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, बॉलिंग दिखाता हूं मैं आपको। बॉलिंग ये वाली बॉलिंग नहीं, ये वाली बॉलिंग, ऐसे बॉल फेंकते हैं। एक्चुअली बॉलिंग मैंने शुरुआत में करी थी पहले, आजकल तो नहीं करता। उन बॉलिंग्स में क्या होता है आपने देखा होगा 7-8, अब 7-8 होती है, कितनी होती है मुझे नहीं पता, एक बार करी थी मैंने तो फोटो खिंचाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए। जब शुरुआत में कमाना स्टार्ट करा था तो होता है ना, तो फिर मैंने पूल क्या बोलते हैं उसको, स्नूकर जो होता है पूल, उस पर फोटो खिंचाया, 50 रुपये घंटा देके। होता है जब जब कमाना चालू करते हो शुरुआत में, तो आप दिखाते हो कि देखो मैं अच्छा, अब कमाना स्टार्ट कर दिया। उसी जमाने में एक बार पूल खेला था और बॉलिंग करी थी फर्स्ट सैलरी से। तो बॉलिंग आप समझ गए ना, मोटी सी बॉल होती है, गिरा दें बॉटल्स को, तो वो बॉलिंग की जो बॉल्स होती है ना, अब ध्यान से देखना, पेपा पिग है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, पेपा पिग है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो बॉलिंग की बॉल्स हैं, बॉलिंग की जो बॉल्स हैं, सॉरी बॉलिंग की जो बॉटल्स हैं, इनकी बॉटल्स पता कैसे होती है? अगर आप उसको रखने की कोशिश करोगे, वो हल्का सा भी हिल गया तो बॉटल्स गिर जाती हैं। अगर बॉलिंग की जो बॉल्स होती हैं, अगर आपने हल्का सा भी उसको टच कर दिया तो वो बॉटल्स गिर जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपने टिल्ट दिया या किसी भी बॉडी में टिल्ट हुआ, यार मुझे टाइम देख लो यार, मेरे को निकलना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आपने किसी भी बॉडी को टिल्ट करा, किसी भी बॉडी को आपने टिल्ट करा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। अब अनस्टेबल में क्या है कि अगर आपने उसको हल्का सा टिल्ट दे दिया तो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बॉलिंग्स की जो बॉटल्स होती हैं उनको रखा जाता है, वो बॉटल अगर हल्की सी भी टेढ़ी होती है ना, वो गिर जाती है एकदम से। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जब अगर आपने किसी बॉडी को टिल्ट करा, जब आपने किसी बॉडी को टिल्ट करा तो बॉटल आपकी पोजीशन, मतलब बॉडी आपकी पोजीशन पर वापस आ गई। और वहीं पर अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि अगर आपने हल्का सा भी टिल्ट दिया तो उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट डेवलप हो जाएगा और वो और उसमें और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, उसमें और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा मैं आपको अभी, बहुत ज्यादा है। और न्यूट्रल का क्या है मैं बताता हूँ। देखो स्टेबल में क्या था मैं आपको बताता हूँ। स्टेबल में क्या था, आपने बॉडी को टिल्ट करा और बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ गई। अभी जो बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर वापस आती है, ये कब आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। टिल्ट करा वापस आ गई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल में क्या, हल्का सा टिल्ट करोगे तो वो गिर जाएगी या और ज्यादा टिल्टेड हो जाएगी। अब न्यूट्रल में क्या है, आपने टिल्ट करा वो वहीं की वहीं रुक जाएगी, ना उसमें ज्यादा मूवमेंट होगा, ना उसमें ज्यादा टिल्टिंग होगी, और ना वो अपनी पोजीशन पर रीगेन करेगा। ध्यान से देखना, स्टेबल क्या था, ऐसे जाकर ऐसा आ गया, ऐसे जाकर ऐसे आ गया। अनस्टेबल क्या था, हल्का सा आपने हिलाया वो और हिल गया। और न्यूट्रल क्या है, आपने हिलाया ना तो वो अपनी पोजीशन पर आया ना हिला। अब ध्यान से देखना, दैट मीन्स ये तीनों की तीनों कहानियां कब होती हैं ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। किसी भी बॉडी में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसका सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। ध्यान से देखना, किसी भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, ये क्वेश्चन आता है कब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। किसी भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो उस बॉडी के अंदर क्या डेवलप होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पेपा पिग था जो गिरकर वापस आ रहा था, उस पेपा पिग को इस तरीके से उस पेपा पिग को इस तरीके से डिजाइन करा है, उस पेपा पिग को इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, उस पेपा पिग को इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है जो उसका सेंटर ऑफ बायंसी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, इसलिए वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। अब दूसरा क्या आपके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि भाई साहब आपने हल्का से हिलाया, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट डेवलप हो गया और वो बहुत ज्यादा टिल्ट हो गया। इस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर होता है। और अगर मैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो दोनों पॉइंट एक ही होते हैं, मतलब सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक पॉइंट पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। समझ गए? देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था, बायंसी ग्रेविटी से ऊपर रहेगा। अगर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ बायंसी उसकी ग्रेविटी से ऊपर है, अगर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ बायंसी उसकी ग्रेविटी से ऊपर है तो उसमें क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दोनों एक के साथ एक होता है। तो हम कहां तक आगे थे, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब इसको लिखो, मैं पानी पीऊंगा यार, प्यास लग रही है बहुत ज्यादा, वेट करो एक सेकंड। ठीक है, अब देखो इसमें एक 5 मिनट का टॉपिक और बचा है। एक तो अभी देखो मैंने आपको ये एक मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला बताया, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड फॉर द मेटासेंट्रिक हाइट। अगर आप इस मेथड को देखोगे तो ये होता है आपका एनालिटिकल मेथड फॉर द मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी कर सकते हैं। वो अब यार जब मैं, अब देखो मेरी बात सुनो, ये एनालिटिकल मेथड मतलब इक्वेशन से ये फॉर्मूला हमने बनाया, इक्वेशंस यूज करी हुई है। उसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, उससे हम इसको डिटरमाइन करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैं आपको बस अपनी लास्ट प्लानिंग डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको एक लास्ट प्लानिंग डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यार डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि यार अब क्या है, अच्छा नहीं है ना अब और कितना थ्योरी पढ़ाऊं। तो जो हमारी देखो मेरा 2 टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और दूसरा मेरा बचा है एक्सपेरिमेंटल मेथड
फॉर मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये दो टॉपिक में हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि बहुत से बच्चे इरिगेशन के लिए बोल रहे हैं। जितने बच्चे इरिगेशन के लिए बोल रहे हैं उतने ही बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स इरिगेशन के लिए बोल रहे हैं उतने ही स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी बोल रहे हैं। बट देखो यार, बात क्या, मेरी बात सुनो। अगर जो मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूँ, इरिगेशन में हमारे ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, इरिगेशन करके कंप्लीट कर देते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, मार्च तक मैं आपको दोनों कंप्लीट करवा दूंगा। ये मार्च तक मैं ये दोनों आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो दोनों ही मेरा टारगेट है। अब हमारे जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे वो इरिगेशन होगा और वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इवनिंग में मिलता हूँ। अगर मेरे शरीर के अंदर ताकत बची तो मैं क्वेश्चन इसका इवनिंग से करना स्टार्ट कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।